हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो उससे पहले कि मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊं, उससे पहले एक टर्म है, एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। वो मोमेंटम का क्या मतलब होता है पहले इसे समझते हैं, क्योंकि मोमेंटम को ही हमें यूज करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो मोमेंटम का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये कोई गेट हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वॉल हो सकता है, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पर एक कोई बॉडी है जिसका मास, कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी होगी, वो इसकी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो मूव करते करते क्या होगी, इससे जाके टकरा जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आते ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जब ये टकराएगा, इससे हिट करेगा तो यहाँ पर फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे आप इमेजिन करो कोई एक गेट है या कोई वॉल है, अगर कोई बॉडी जाके उस पर हिट करती है तो वो हिट करेगी तो फोर्स अप्लाई करेगी। तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो किन पे डिपेंड करेगा, जरा सोचते हैं। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या तो उसका मास ज़्यादा हो, ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और उसका वेलोसिटी, ठीक है, इसका वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा वो फोर्स उतना ही ज़्यादा अप्लाई करेगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लेते हैं कोई एक कार और एक कोई ट्रक है, ठीक है, कोई एक ट्रक है जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों ही, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ट्रक भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो कौन ज़्यादा, अगर कहीं पे ये टकराते हैं तो कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो ऑफकोर्स ट्रक, क्योंकि इसका मास, ट्रक का मास कार के मास से ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सेम कार है, मान लेते हैं ये कार 1 और एक कार 2, अगर ये कार एक, दोनों सेम कार है, मान लेते हैं सेम जैसी कार है, सेम मास है, ठीक है, दोनों का मास मान लेते हैं m है, दोनों का मास m है। अगर ये जाके किसी वॉल से टकराते हैं तो ये कितना फोर्स जनरेट करेंगे, किस बात पर डिपेंड करेगा, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इनकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी है कुछ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऑफ कोर्स ये वाला 80 किलोमीटर पर आवर वाला ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वो ज़्यादा तेजी से यहाँ पर हिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बॉडी के बारे में बात करते हैं कि इस बॉडी में कितना, वो बॉडी कितना फोर्स अप्लाई कर सकती है किसी बॉडी पर, या उस ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इसे रोकने के लिए कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो उस बॉडी का मास कितना है और एक बॉडी में वेलोसिटी कितना है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर हमने एक नया टर्म बनाया, उसे बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, इट इज डिफाइंड एज द defined as a product of mass and velocity। ठीक है, मास और वेलोसिटी में, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट में हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि उस बॉडी में कितना फोर्स है या उस बॉडी, वो बॉडी कितना फोर्स अप्लाई कर सकती है, ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V। तो किसी बॉडी में कितना मोमेंटम है ये आपको बताएगा कि उस बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई करने का पावर है। ठीक है, कितना बॉडी फोर्स अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ मास एंड वेलोसिटी का मल्टीपल। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, आप यहीं से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मास की बात करें MKS में, या SI की बात करें, MKS या SI यूनिट क्या होती है इसकी, वो होती है मास की, क्या होती है kg और kg, एक मिनट मल्टीप्लाई होगा ना, kg और यहाँ पे क्या हो जाएगा kg और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका SI यूनिट। और अगर इसका CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट, तो बस किलोग्राम को किस में लेना है, आपको ग्राम में लेना है। ठीक है, किलोग्राम को किस में लेना है, ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा इसका यूनिट। ओके, अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पहले आपको मैं स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to force, is directly proportional to, is directly proportional to applied force, applied force। और एक बात और, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम है, तो आप चाहो तो इसे और अच्छे से लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम भी कई तरीके के होते हैं, आप क्लास 11th में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अलग होता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम, मतलब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वहां पर मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम चेंज होने का क्या सेंस आ रहा है कि पहले उस बॉडी का मास था, मास तो चेंज होता नहीं किसी बॉडी का, अब ऐसा तो है नहीं, तो क्या चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। पहले मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कम थी, अब वो ज्यादा हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो गया, मास वही रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब अगर उसका वेलोसिटी चेंज हो गया तो अब उसका जो अप्लाइड फोर्स है उसको रोकने के लिए या वो किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगा वो वेरिएट करेगा। ठीक है, तो बोला ये गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P, डेल्टा P मतलब जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, मोमेंटम में चेंज, पहले मोमेंटम 100 था अब 80 हो गया, तो कितना चेंज आया 20 का, तो वो 20 ही है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको बस। सो डेल्टा P अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका जरा समझते हैं। देखिए इसको मैं स्टेटमेंट 1 लिख दूं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है। अगर इस बॉडी को हम स्मॉल m, इसका मान लेते हैं, इसका इस बॉडी का जो मास है स्मॉल m है। ठीक है, ये इनिशियली इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये एक बॉडी थी जो मान लेते हैं u m मास की बॉडी थी, u वेलोसिटी से मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितने देर के लिए लगाया, मान लेते हैं t टाइम तक लगाया। ठीक है, तो अब t टाइम तक जो हमने फोर्स लगाया तो ऑफ कोर्स इस बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ जाने वाली है। क्या मास भी बढ़ेगा? नहीं, मास तो वही रहेगा, पहले भी m था अभी भी m है, लेकिन जब हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पर तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो गई v। ठीक है, इस डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रही है। ठीक है, तो पहले इसका मोमेंटम कितना था, मतलब P1 कितना था, तो आप बोलोगे mu, हाँ mu, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, तो P1 इक्वल टू क्या हो गया mu। P2 कितना, मतलब बाद में मोमेंटम कितना हो गया, क्योंकि अब तो वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, वेलोसिटी इवन बढ़ चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, तो जो सेकंड वाला मोमेंटम होगा वो कैसे निकालेंगे हम, मास तो वही रहा, अब वेलोसिटी कितनी हो गई है v, हो गया। तो यहां से अगर हम P2 माइनस P1 मतलब कितना चेंज हुआ मोमेंटम में ये देखें तो कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू या डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम से ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है, मास तो वही है, तो ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो P2 माइनस P1 करेंगे क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। ठीक है, P2 के प्लेस पर हमने mv रख दिया और P1 के प्लेस पर mu रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, m हम अगर हम कॉमन ले लें तो v माइनस u। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है P2 माइनस P1 या डेल्टा P लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, m ब्रैकेट में u माइनस v, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ आपको, यहाँ पर तो अगर हम P2 माइनस P1 के प्लेस पर mv माइनस u पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, या इसे बोलते हैं ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ पर मैंने P2 माइनस P1 के प्लेस पर डेल्टा P रखा। ठीक है, तो चाहे इसे यूज करें या इसे यूज करें, बात एक ही है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जहाँ पर P2 माइनस P1 है वहां पर हमें क्या पुट करना है, m ब्रैकेट में v माइनस u यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे लिखते हैं P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T, ऐसे लिख दिया, सेम ही चीज तो लिखी है, कोई चेंज नहीं। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 के प्लेस पर हम ये रख दें, ये m v माइनस u
और डिवाइड बाय टी, ऐसा रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है, मोशन वाला, वहां पर v माइनस यू, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, ये क्या होता था, ये एक्सेलरेशन होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था, ये होता था आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ये क्या हो गया पूरा, ये हो जाएगा a। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, पहले इतना नोट करना, आप कर लो, ठीक है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, f इज इक्वल टू मान लेते हैं वो k है, m इंटू ए, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं जो बॉडी का मास है, जो बॉडी आपने ली थी उसका मास हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया, ठीक है, या 1 kg आप मान लो, ठीक है, या 1 यूनिट मान लो, चलो मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ अभी के लिए। और जो एक्सेलरेशन है वो मान लेते हैं वो भी 1 यूनिट है, ठीक है, या मैं इसे कर लेता हूँ 1 kg, और जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेते हैं, एक्सेलरेशन को क्या माना हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं जो बॉडी है उसका मास कितना था, 1 kg, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जो वेलोसिटी में चेंज आया पर सेकेंड, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने मान लिया ये, ठीक है। उस टाइम पर जो फोर्स अप्लाई हुआ, कितना फोर्स अप्लाई हुआ, क्योंकि आपने बॉडी पे फोर्स लगाया होगा तभी तो ये चेंज हुआ, तो जो फोर्स लगाया उसका मेजरमेंट भी तो कुछ होना चाहिए, उसको हमने मान लिया कि वो 1 यूनिट है, उसको हमने मान लिया खुद से। तो इन दिस केस अब हम ये चीजें अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 1, ठीक है। जबरदस्ती k इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे, बताना पड़ेगा कि आपने मास 1 लिया है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हुआ है, तो उस टाइम पर जो फोर्स था उसको हमने मान लिया है, होता नहीं है कि होता ही है क्या, नहीं, ये हमने मान लिया है कि उस टाइम पर जो फोर्स लगा है वो 1 यूनिट है, तो k इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो f इक्वल टू क्या आया है, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका m इंटू ए, मतलब फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फाइनल डेरिवेशन आया। तो कौन सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन टी, ठीक है, और एक f इज इक्वल टू m इंटू ए। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, आपने देखा ना, एक ही इसी से तो निकल के आया ये, ठीक है। तो फाइनली आपको अगर कोई बोले कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही है, ठीक है। और उससे हमने आगे डेरिवेट करके F इक्वल टू एम ए भी प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हमें 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, ठीक है। पहले काम करते हैं, फोर्स की यूनिट वगैरह डिसाइड कर लेते हैं क्या है, उसके बाद हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, देखिए, तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। 2 फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए हैं, देखिए। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में बात हम पहले ही कर चुके हैं। यूनिट, तो जनरली जो फोर्स की यूनिट होती है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, वैसे तो यूनिट इसकी न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन और डाइन, ठीक है, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट, ये इसका SI यूनिट है। और अगर हम 1 डाइन की बात करें, 1 डाइन तो बस किलोग्राम की जगह पे ग्राम लेना है, और मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर लेना है और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 1 डाइन, ठीक है, ये 1 डाइन DYNE, ठीक है, ये हो जाएगा इसका CGS यूनिट। अब इन दोनों में अगर रिलेशन आपको निकालना हो, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन किसके इक्वल होता है, मैंने वैसे डायरेक्ट आपको रिलेशन बताया हुआ है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं, देखिए अगर हमें इसमें इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो 1000 आ जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। मीटर को कन्वर्ट कर ले सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर तो सेम ही रहता है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 10 की पावर 5, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये डाइन के ही तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है पूरा, ये 1 न्यूटन के इक्वल है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर 5, और इसके प्लेस पे क्या रख दोगे डाइन। तो अल्टीमेटली जो आपको रिलेशन मिलेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, तो यूनिट समझ में आ गई। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 न्यूटन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम समझते हैं 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास मतलब स्मॉल m ये कितना है 1 kg, और इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आ गया, पहले ही कुछ मान लेते हैं u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब v हो गया, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वेलोसिटी जब चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आया वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। ठीक है, अभी मैं दोनों चीजों को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के प्लेस पर 1, ठीक है, और a के प्लेस पर भी 1, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा। तो यहीं से हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। Force is said to be 1 Newton when it is applied on a body mass 1 kg। ठीक है, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। हम 1 न्यूटन फोर्स कब बोलेंगे, जब ये अप्लाई होता है बॉडी जिसका मास कितना है 1 kg and produces acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम 1 न्यूटन फोर्स कब बोलेंगे, जब ये 1 किलोग्राम मास की बॉडी पर लगे और वहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, उसे हम 1 न्यूटन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। देखिए, सो फर्स्ट एग्जांपल है, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। तो अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो आपने देखा होगा, जब कोई प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। क्यों ऐसा करता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये इसका हैंड है, ठीक है, ये इसका हैंड है, ऐसे ये इसका हैंड है, ओके, और यहाँ से कोई बॉल आ रही है, यहाँ से कोई बॉल आ रही है, तो अगर वो बॉल को तुरंत ऐसे बॉल आ रही है सपोज, और तुरंत अगर अपने हाथ को पीछे ना करे और यहीं पे कैच करने की कोशिश करे, तो बॉल के पास मास है और वेलोसिटी है, मतलब उसके पास क्या है, मोमेंटम है। तो जैसे इसके पास आएगी बॉल, जैसे ही इसके पास आएगी तो बॉल का मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर सोचो ये मेरा हैंड है, अगर बॉल आ रही है यहाँ तक, तो इसका जो मोमेंटम होगा पहले जैसा रहेगा, और जैसे ही इस पे टच होगा, अगर ये हाथ पीछे नहीं करता है प्लेयर अपना, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा बिल्कुल जरा से टाइम इंटरवल में उसका मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूले से चेक करो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp मतलब सॉरी डेल्टा p, dp नहीं डेल्टा p अपॉन t। सो डेल्टा p यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में हो जा रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये इसके इनवर्स में है, तो जितना कम t होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और t जितना ज्यादा होगा, अगर वो टाइम ले, जैसे बॉल आ रही तो बॉल को जीरो होने में, अचानक से जीरो ना होने दे, थोड़ा टाइम होने दे, फिर जाके जीरो होने दे। ठीक है, मतलब अगर पीछे हैंड को ले जाएगा तो अचानक से जीरो नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम लगाएगा, उसके बाद जीरो होगा। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, तो वो जो क्रिकेट बॉल उसके हैंड पर जो फोर्स लगाने वाली है वो कम हो जाएगा। इस वजह से वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है, जिससे कि टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, उसको चोट कम लगेगी। ठीक है, सो एथलीट्स डूइंग हाई जंप एंड लॉन्ग जंप लैंड ऑन अ फोम और हीप ऑफ सैंड। सेम रीजन यहाँ पर भी है। तो जब कोई एथलीट लॉन्ग जंप करता है या हाई जंप करता है, तो जब वो जैसे ही ज़मीन पर आता है, तो ज़मीन पर अब उसको प्योर ऐसे पत्थर वाली ज़मीन नहीं मिलती है, वहाँ पर उसको या तो फोम वाली ज़मीन होती है या फिर उसमें हीप ऑफ सैंड होता है, मतलब बालू उसमें बिछी हुई होती है, जिससे कि वो कूदे तो डायरेक्ट उसका पैर पहले कुछ टाइम तक अंदर जाए। ठीक है, और तुरंत अगर पत्थर पे पड़ेगा तो बहुत तेज फोर्स लगेगा, उसके पैर पे बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है। ठीक है, सो दैट्स वाई so on a foam or heap of sand to decrease the force on the body।
ठीक है, सेम रीजन है। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ स्लैब ऑफ टाइल, आइस टाइल और ब्रिक विद अ सिंगल ब्लो। तो कराटे प्लेयर भी वही काम करते हैं, वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा उस पर जो आपका मास और वेलोसिटी है, ठीक है, उसका यूज़ करके मोमेंटम बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है। तो अगर बहुत कम टाइम में मोमेंटम जीरो होगा मतलब फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। बस पूरा आपको गेम समझना है टाइम से। अगर टाइम, मोमेंटम तो जीरो होना ही है, चाहे किसी भी केस की बात करो, यहाँ पे मोमेंटम जीरो होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, बट वो कितने टाइम में हो रहा है वो डिपेंड करता है उस पर फोर्स पे। अगर यहाँ पर देखो लास्ट वाले एग्जांपल में, यहाँ पर टी बहुत कम होगा, बहुत ही कम टाइम में मोमेंटम जीरो हो जाएगा, हाथ का मोमेंटम ऐसे जो मारता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन इन दोनों वाले केस में यहाँ पर जो टाइम है उसको डिक्रीज करना है हमें, ठीक है, सॉरी, टाइम को हमें इंक्रीज करना है जिससे कि फोर्स क्या हो सके, डिक्रीज हो सके, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में।